नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजू पावर पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है और स्पेशली ये ख़ास और डिज़ाइन किया गया है वर्तमान में वनपाल के लिए। इसके बाद सीईटी की एग्ज़ाम के लिए ये आपके बहुत काम आएगा और उसके बाद ईओ के जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये दोस्तों निश्चिंत रूप से काम आएगा। और उसके भी अलावा भी आपके अगर कोई एग्ज़ाम है, जैसे कोई वैकेंसी आ जाती है और उसकी परीक्षा जल्दी होती है, तो 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा है दोस्तों। इसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स और स्पेशली दोस्तों पॉलिटी करंट अफेयर्स है, जो राजस्थान में कोई भी कोचिंग अभी तक ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन किसी ने कवर करवाया है। ये हमने प्रयास किया है दोस्तों। निश्चिंत ही करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके भी पूरी कवर होगी और सब्जेक्ट वाइज हम ये पूरी सीरीज़ तैयार करेंगे। इसमें आपके पहला वीडियो छोटे पॉइंट होते हैं और ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं होती, इसलिए पॉलिटी लेकर आए। इसके बाद बड़ा टॉपिक जियोग्राफी, जिसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा होते हैं दोस्तों, वो लेकर आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री और उसके बाद कल्चर पर, और फिर 2-3 पॉइंट बचते हैं आपके। कोशिश करेंगे वनपाल एग्ज़ाम 6 नवंबर को आए तो 4 नवंबर तक लगभग पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि उसके बाद आपके ट्रैवल्स रहेंगे, आपको माइंड फ्रेश करना भी पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो मेरी कोशिश रहेगी 3 नवंबर तक अपलोड कर दिया जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके, यानी कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था और राजस्थान राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, रिवीजन चुटकियों में होगा। और इसके बाद वापस उस जो सब्जेक्ट में लेकर आऊँगा, उन सब्जेक्ट को खोल के पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते इतनी है कि आपके पहले से पढ़ी हुई हो। एक बार आपने केवल और केवल रीडिंग मारी हुई हो तो ये आपको याद करा दूंगा। और करंट अफेयर्स तो होंगे ही होंगे, इसके साथ सब्जेक्ट भी दोस्तों कवर होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान का राजनीति विज्ञान या राजस्थान की राज्य व्यवस्था, उसके करंट अफेयर्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राजस्थान के जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, वह राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा के निवासी है। तो चिड़ावा में दोस्तों उपराष्ट्रपति निवास के अलावा और क्या क्या है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएं। इनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2022 को हुई थी। ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति, किंतु राजस्थान से दूसरे उपराष्ट्रपति बने। पहले भैरों सिंह जी शेखावत बने दोस्तों। जगदीप धनखड़ इससे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। अगर आप खबरें देखते हैं, लगातार खबरों में बने रहते हैं, तो इनकी और वर्तमान मुख्यमंत्री की संवैधानिक मामलों में लगातार अदावत रही थी दोस्तों। इनका जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों वैसे तो, किंतु इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। शपथ जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई। द्रौपदी मुर्मू भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को किस हिसाब से नियुक्ति दी जाती है, शपथ कौन दिलाता है और संविधान में कौन से अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है, वह देखेंगे अपन इसमें। तो संविधान में अनुच्छेद 70 से 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति की शक्तियां, शपथ, नियुक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 63 दोस्तों कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति दोस्तों वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी आपको बता दूं, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा में जो स्पीकर होता है या जो सभा का अध्यक्ष होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद की
आकस्मिक रिक्ति दोस्तों, आकस्मिक रिक्ति से मतलब है मृत्यु होना, अस्वस्थ होना, तो उनके स्थान पर राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 66 में दोस्तों निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको यह बता दूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक फ़र्क है दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं, किंतु वे सदस्य निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही मतदान करते हैं, किंतु सभी सदस्य मतदान करते हैं, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यह अनुच्छेद 67 या अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है। इनके कार्यकाल के पूर्व, समाप्ति के पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का चुनाव कराना आवश्यक है, तो ये अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है। शपथ इनको राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, अनुच्छेद 69 या 69 में लिखा हुआ है दोस्तों। और अनुच्छेद 70 में राष्ट्र अवकाश के समय, यानी कि राष्ट्रपति जब अस्वस्थ है या किन्हीं कारणों से भारत से बाहर है, तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो ये दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये अनुच्छेद समझ में आए होंगे, और अगर आपको नहीं आए तो केवल एक पॉइंट याद रख लेना, इसमें अनुच्छेद 63 से 70 में उल्लेख है। कोई प्रश्न आ जाए, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि राष्ट्रपति का शपथ कौन से अनुच्छेद में है, और ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाएँ तो 50% चांस हो जाएंगे क्वेश्चन गलत होने का, क्योंकि आप जानते हैं 63 से 70 में एक्यूरेट आपको पता नहीं होगा। इसके बाद एक और अनुच्छेद 71 जो है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित जो भी मामले होंगे उन पर निर्णय, सुनवाई, बहस सभी सुप्रीम कोर्ट में होगी, ना तो लोअर कोर्ट में होगी ना हाई कोर्ट में होगी। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होगी दोस्तों, संविधान पीठ में। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एक संविधान पीठ में। इसके बाद बात करें अपन, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता पड़ती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत पारित करवाना पड़ता है, किंतु ये जो प्रस्ताव होता है यह केवल राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसलिए यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में इसे नहीं ला सकते, किंतु लोकसभा से बहुमत से इसे पारित करवाना अनिवार्य है। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो मधुकर गुप्ता जो राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बने हैं दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग की। इन्हें शपथ राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलवाई, और ये दोस्तों 7वें निर्वाचन आयुक्त हैं। इनसे पहले 6ठे थे प्रेम सिंह मेहरा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल पूरा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयोग की। तो मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में 1993 में जो ग्राम पंचायत और नगर निकायों के लिए किया गया, उसके प्रावधानों में किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। संवैधानिक संस्था वह संस्था होती है जिसका जिक्र या जिसका उल्लेख संविधान में अलग से एक अनुच्छेद में होता है, उसे संवैधानिक संस्था यानी जिसे शक्तियाँ संविधान से प्राप्त है। उसके अलावा वैधानिक संस्थाएं होती हैं जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है किंतु संविधान से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, उन्हें वैधानिक संस्थाएं कहा जाता है।
अनुच्छेद 243 में दोस्तों राज्य कहा गया है। 243 दोस्तों आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत नगर निकायों के लिए जो भी 73वें संविधान संशोधन में अमेंडमेंट हुए, जो अनुच्छेद बना वो 243 ही बना। उसमें और छोटे छोटे भाग बने, वो हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है दोस्तों, हमें केवल 243 याद रखना है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी संरचना केवल एक व्यक्ति है, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, और इनको हटाया महाभियोग लाकर जाता है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा सीधे नहीं हटाया जा सकता, विधानसभा में महाभियोग लाया जाएगा और वो बहुमत से पास होगा। उसके बाद आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा और इन्हें पदच्युत किया जाएगा। राजस्थान के अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो प्रथम निर्वाचन आयोग थे दोस्तों अमर सिंह राठौड़ 1995 से 2000 तक। वर्तमान में मधुकर गुप्ता को बनाया गया है दोस्तों, और छठे थे प्रेम सिंह मेहरा 2015 से 2020 तक। इसका गठन 1995 में हुआ। यह दोस्तों चुनाव किन के करवाता है, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, केवल नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव करवाता है। ये दोस्तों RS प्री में एक बार पूछा गया है। तो अब तक दोस्तों 1959 से लेकर अब तक राजस्थान में कुल 12 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 7 बार चुनाव करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो क्या ये CEC के अधीन है, तो ये CEC चीफ इलेक्शन कमीशन के अधीन नहीं है दोस्तों, यह स्वयं एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग आपके पूरा होता है दोस्तों। अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो ये दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास, ये नौर हनुमानगढ़ के निवासी हैं। इन्होंने दोस्तों जो भारत सरकार द्वारा पुरानी संसद के स्थान पर नया संसद भवन, जिसे सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है, उसे बनाना शुरू किया है। उसमें लगने वाले अशोक स्तंभ की जो मूर्ति है, जो भारत के राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है, उस प्रतीक चिन्ह की जो मूर्ति है उसको बनाने का निर्देशन किया है। तो केवल एक पॉइंट है, यह दोस्तों वैसे पूछा नहीं जाएगा, किंतु संसद भवन अगर यहाँ जिक्र आया है तो मैं आपको संसद भवन की जानकारी बता देता हूँ। भारत की संसद जो वर्तमान में है, इसकी आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? द ड्यूक ऑफ कन्नौज द्वारा। इसके निर्माण में 6 वर्ष लगे। खर्च इम्पोर्टेंट नहीं है, खर्च 83 लाख था दोस्तों। उद्घाटन इसका इम्पोर्टेंट है और ये सीधा प्रश्न बनता है, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा इस सदन का उद्घाटन किया गया और कौन थे उस समय? तो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी में एक समझौता हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, और वो किस लिए हुआ था? गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए। सेंट्रल विस्टा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों पुराने संसद भवन की क्षमता 590 सीटें हैं। 2026 में परिसीमन होना निश्चित है और 2021 में जनगणना होनी थी। कोरोना काल के कारण वह डिले हो गई। तो निश्चित है कि भारत की जनसंख्या बढ़ेगी तो सीटें बढ़ेंगी तो क्षमता कम होगी। इसलिए सेंट्रल विस्टा की स्थापना की गई और उस सेंट्रल विस्टा की क्षमता दोस्तों अगर प्रश्न कहीं पूछ ले तो 888 सीट सेंट्रल विस्टा की क्षमता है। अब दोस्तों अशोक स्तंभ यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने इसी मूर्ति जो चित्र आपको दिख रहा है इसी का निर्देशन किया। तो अशोक स्तंभ दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? तो सम्राट अशोक द्वारा। क्यों बनाया गया? भगवान बुद्ध के शांति संदेश को दुनिया में फैलाया।
ये दोस्तों एक पॉइंट इसमें मैंने लिखा नहीं है तो बता देता हूँ, ये सारनाथ में स्थित है। इसमें दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा जाता है, अशोक स्तंभ में 4 शेरों को दर्शाया गया है और इनके नीचे एक घोड़ा, एक बैल और उनके बीच में एक धर्म चक्र है। वही धर्म चक्र जो हमारे तिरंगे में है दोस्तों। इस चक्र के चारों दिशाओं में जानवरों की तस्वीर बनी हुई है, जैसे पूर्व में हाथी की, पश्चिम में बैल की, दक्षिण में घोड़े की और उत्तर में शेर की। और ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ये पॉइंट आपको बताने की आवश्यकता मुझे लगती तो है नहीं वैसे। इसके बाद बात करें दोस्तों तो ये अगर आप 2 पेपर देखें पिछले, तो इसमें जो भी बदलाव हुए हैं पूरा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं लैब असिस्टेंट का पेपर देखूं RSM SSB का, तो उन्होंने कार्यवाहक न्यायाधीश का प्रश्न पूछा है। मुख्य न्यायाधीश तो अलग बात है, कार्यवाहक न्यायाधीश का प्रश्न भी RSM SSB ने पूछा है। तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश आपके पटवारी में पूछा गया, ग्राम सेवक दोनों पेपर में पूछा गया, उसके बाद लैब असिस्टेंट में पूछा गया। तो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों संभाजी शिवाजी शिंदे राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व इसलिए क्योंकि ये अगस्त में रिटायर हो गए थे दोस्तों। वर्तमान में पंकज मित्तल को बना दिया गया है, पंकज मित्तल को बना दिया गया है दोस्तों। संभाजी शिवाजी शिंदे और पंकज मित्तल के बीच कार्यवाहक न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया। इस बात को याद रखिएगा, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया। संभाजी शिवाजी शिंदे से पहले अब्दुल हामिद कुरैशी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, और जब तक शिंदे साहब की नियुक्ति नहीं हुई थी तब तक मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक रहे थे। इसके बाद जब शिंदे साहब का रिटायरमेंट हुआ और पंकज मित्तल की नियुक्ति फिलहाल ही 2-3 दिनों पहले हुई है, इस बीच में भी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ही कार्यवाहक न्यायाधीश रहे। तो दोस्तों यह पॉइंट इम्पोर्टेंट ही है। अब बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 217 में उल्लेख है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। 30 मार्च 1949 को BR पटेल समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर दोस्तों इस रिपोर्ट में सीधी सरल बात कही गई थी कि या तो आप जयपुर को उच्च न्यायालय दे दो तो जोधपुर राजधानी रहेगा, और जोधपुर को उच्च न्यायालय मिलेगा तो जयपुर राजधानी रहेगा। इसमें दोस्तों इसमें यह तय हुआ कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए और जोधपुर को उच्च न्यायालय मिलेगा। इसका उद्घाटन दोस्तों सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा, जो तत्कालीन राज प्रमुख थे और राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख थे, सवाई मान सिंह जी द्वारा किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों कमलकांत वर्मा। ये प्रश्न पूछा जाता है। वर्तमान में पंकज मित्तल है दोस्तों, पंकज मित्तल है। और सबसे लंबा कार्यकाल भी पूछा जा चुका है 2 से 3 परीक्षाओं में, तो वह था कैलाशनाथ वांचू का। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वर्तमान में UU ललित और इनके बाद DY चंद्रचूड़, जिनकी भी घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है दोस्तों। इनको पदच्युत यानी कि पद से हटाया महाभियोग लाकर जाता है, ऐसे ही राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इनका क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपील्य और रिट।
रीट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 से जारी कर सकता है और 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। यानी आप ये मान लें 5 प्रकार से सीधा हस्तक्षेप, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी कैदी को पकड़ने के 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश करना, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और दोस्तों प्रधान पीठ जोधपुर में है और पटवारी में एक प्रश्न आया था राजस्थान हाई कोर्ट की पीठ कहाँ है, तो पीठ जयपुर में है और राजस्थान हाई कोर्ट या राजस्थान हाई कोर्ट की प्रधान पीठ जोधपुर में है। तो ये आशा करता हूँ राजस्थान हाई कोर्ट आपके क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है दोस्तों राजदीपक रस्तोगी। तो यह दोस्तों राजदीपक रस्तोगी भारत सरकार द्वारा इन्हें राजस्थान से सरकार का सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। राजस्थान से ये हैं और ये भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल चौथी बार नियुक्त हुए हैं। अनुच्छेद 76 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में यह कहा गया है कि सरकार को विधिक सलाह देने के लिए एक अटॉर्नी जनरल नियुक्त होगा, जो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा सरकार का। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल भारत के वेणुगोपाल है। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है और ये कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, कार्रवाई में सरकार का पक्ष रख सकते हैं, किंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते और मतदान का इनका हक नहीं होता। और ये कौन से अनुच्छेद से संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो अनुच्छेद 88 के तहत। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो अटॉर्नी जनरल के सहायता के लिए बनाया जाता है सॉलिसिटर जनरल। वर्तमान इनकी संख्या एक ही होती है और सॉलिसिटर जनरल भारत के हैं वर्तमान में तुषार मेहता। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल की सहायता के लिए फिर से 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। राज्य सरकार अटॉर्नी जनरल तो केवल एक ही होता है, तो राज्य सरकार एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी। और इसके बाद एजी की सहायता के लिए होते हैं दोस्तों डबल एजी, यानी एडिशनल एडवोकेट जनरल। आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है राज्यसभा में, जो जून 2022 में राजस्थान में चुनाव संपन्न हुए राज्यसभा के, तो उसमें 4 सांसद राजस्थान से चुनकर राज्यसभा में भेजे गए। तो रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस से, मुकुल वासनिक को कांग्रेस से, प्रमोद तिवारी को कांग्रेस से और घनश्याम तिवारी बीजेपी से चुनकर राज्यसभा में भेजा गया। अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। तो राज्यसभा, देश में एक राज्यसभा होगी, ये अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। इसका राज्यसभा के उपनाम दोस्तों राज्यों की सभा है, क्योंकि इसके सदस्यों का चयन विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदन है। मनोनीत सदन 2 कारणों से यहाँ पर सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है, और जो सीधे सदन राज्यसभा जाते हैं वह जनता से नहीं चुनकर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा विधानसभा से चुनकर आते हैं। यह स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं हो सकता दोस्तों। और संसद का उच्च सदन है, संसद का निम्न सदन लोकसभा है। इनका निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी कि विधानसभा के विधायकों द्वारा इनको मत दिया जाता है और उन्हें अनुपातिक नंबर माना जाता है। एक विधायक के मान लीजिए आप 10,000 वोट माने जाते हैं, उस प्रकार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा इन्हें निर्वाचित किया जाता है। योग्यता राज्यसभा के सांसद की केवल इतनी है कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होता है। जैसे 2022 में राजस्थान में चुनाव हुए हैं, तो पुनः
2024 में राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव होंगे। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यह मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद है दोस्तों, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत जयपुर के ग्राम पंचायत भट्टेर को गोद लिया है और इस योजना का उद्देश्य दोस्तों ग्राम पंचायतों और आबादी का विकास करना है। इसके बाद बात करें दोस्तों गुलाब चंद कटारिया, जिन्हें विधानसभा की जन लेखा समिति या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह एक ही है दोस्तों, आप कंफ्यूज ना होना, लोक लेखा समिति या जन लेखा समिति। जन लेखा समिति को ही लोक लेखा समिति कहा जाता है। ये दोस्तों गुलाब चंद कटारिया इसके अध्यक्ष हैं। ये नेता प्रतिपक्ष भी है दोस्तों वर्तमान में सदन में। दोस्तों विधानसभा और लोकसभा में दो प्रकार की समितियां होती है, एक होती है तदर्थ और एक होती है स्थायी। स्थायी जो जिनकी नियुक्ति बार बार आपको करनी पड़ती है, तो उसमें जन लेखा समिति और लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये दो होती है। राजस्थान में प्राक्कलन क और प्राक्कलन ख है। इन दोनों समितियों को दोस्तों जुड़वा बैन कहा गया है और यह सरकार पर नज़र रखती है। इसलिए लोक लेखा समिति 1967 से इसका रिवाज है, 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा। उससे पहले अगर आपके मन में है क्यों नहीं है, तो JL नेहरू के टाइम प्रॉपर विपक्ष के नंबर ही नहीं थे, तो विपक्ष के नेता ही नहीं थे दोस्तों सदनों में। तदर्थ विशिष्ट उद्देश्य की समितियां दोस्तों वह समिति, जैसे आप जानते हैं राजस्थान सरकार अभी पूरा जोर दे रही है, पूर्वी सिंचाई नहर परियोजना पर बार बार चर्चित मुद्दा मान रही है, तो उसके लिए या कोई और राज्य का स्पेशल कोई केस, जैसे कोई बड़ा मामला सुलझाने के लिए जो समिति बनाई जाती है विधानसभा में, उसे तदर्थ समिति कहा जाता है। और स्थायी समितियां ये दोस्तों सामाजिक ऑडिट भी करती है सरकार का विधानसभा और उसके बाहर, तो ये दोस्तों सरकार पर नज़र रखती है। इन्हें निगरानी करने की कुत्ते के समान उपाधि भी दी हुई है। तो इसमें दोस्तों गुलाब चंद कटारिया को जन लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। यह प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है दोस्तों आर्थिक सलाहकार परिषद। ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। ये आर्थिक सलाहकार परिषद, आर्थिक सलाहकार परिषद दोस्तों राज्य सरकार को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और उपाध्यक्ष इम्पोर्टेंट है दोस्तों अरविंद मायाराम। प्रश्न है दोस्तों इसमें कि इसका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है, तो अप्रैल 2022 को इसका कार्यकाल पूर्ण होना था, जिसे आदेश जारी कर दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आपके। इसके बाद है राम लुबाया। राम लुबाया दोस्तों राजस्थान के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं 2013 से 17 तक। इन्हें राज्य सरकार ने एक बहुत स्पेशल काम सौंपा है, जो 1956 में एक आयोग को सौंपा गया था। उस आयोग का क्या नाम है ये आप कमेंट करके बताएं। और उन्होंने क्या किया था, राम लुबाया को दोस्तों नए जिलों के गठन के लिए और उनकी आवश्यकताओं के आकलन के लिए राम लुबाया को उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और इन्हें अपनी रिपोर्ट 2023 तक सुपुर्द करनी है दोस्तों। इसके बाद बात करें संजय कुमार श्रोत्री की, तो ये दोस्तों RPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। RPSC में सदस्यों की संख्या
संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा, जसवंत राठी और राजकुमारी गुज्जर ये सदस्य हैं। आरपीएससी 1+7 का कोरम है दोस्तों। आगे देखते हैं आरपीएससी के बारे में। तो आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग यह संवैधानिक आयोग है। क्यों संवैधानिक है? तो संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 में आरपीएससी और यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र उल्लेख है दोस्तों। का राज्यों का एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा और देश का एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। इसके सदस्य अध्यक्षों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। पुनः नियुक्ति उसी पद पर नहीं होती। ये ऐसा मान लीजिए कि एक व्यक्ति सदस्य नियुक्त है तो वह अध्यक्ष बन सकता है, किंतु वह सदस्य पुनः नहीं बन सकता, और जो अध्यक्ष है वह सदस्य बन सकता है किंतु अध्यक्ष पुनः नहीं बन सकता। ये अपनी त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे। इनकी सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय की जाती है और ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे विधानमंडल में। जैसे आप अखबारों में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आरएस की वैकेंसी के लिए विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की, विधानसभा ने मंजूरी दी, तो ये राज्यपाल को दी जाती है विधानसभा के द्वारा। इसके बाद आरपीएससी के इतिहास की बात करें तो दोस्तों लोक सेवा आयोग की प्रथम स्थापना 1939 में जोधपुर रियासत ने की। 1939 में जयपुर रियासत द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की और 1946 में बीकानेर रियासत द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की और 1949 में पूर्ण एकीकरण के बाद, लगभग पूर्ण एकीकरण के बाद, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना जयपुर में की गई, किंतु सत्यनारायण समिति की अनुशंसा पर हेडक्वार्टर अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 2 हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं दोस्तों, एक तो आरपीएससी का और एक राजस्व मंडल का। तो इन दोनों का उत्तर अजमेर ही होगा, किंतु ये प्रश्न बार बार आते हैं इनका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके बाद दोस्तों राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1.5 वर्ष का होगा। इसमें सदस्य पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह और अशोक लावटी को बनाया गया है। ये दोस्तों इसकी स्थापना भी 1992 के 73वें संविधान संशोधन में हुई थी और यह केवल पंचायती राज और शहरी निकायों के लिए और उनके करों में हिस्सेदारी को लेकर रिपोर्ट तैयार करता है, यानी कि सरकार द्वारा कितना हिस्सा उन्हें दिया जाएगा और उनके राजस्व किस किस प्रकार से कलेक्ट किए जा सकेंगे। इसलिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। दोस्तों ये देखिए पूरा पॉइंट आपको बताता हूँ। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुच्छेद 243 आई के तहत 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अनुच्छेद 280 के तहत अनुच्छेद 280 के तहत 1993 में सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया गया। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के गोयल यानी कृष्ण कुमार गोयल, 5वें यानी कि प्रद्युमन सिंह से पहले ज्योति किरण शुक्ला राज्य वित्त आयोग थे। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सीधे देता है। दोस्तों आशा करते हैं प्रद्युमन सिंह और राज्य वित्त आयोग आपके क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट करंट का नहीं है, किंतु मैंने कहा आपके एक पॉइंट चूक न जाए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी मैंने इसमें शामिल कर लिया। राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, 41वें राज्यपाल हैं। इन्हें 9 सितंबर 2019 को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। ये दोस्तों अभी कोई परीक्षा में आया, मैं परीक्षा भूल गया हूँ और वो पेपर भूल गया हूँ, वो मैंने जल्दबाजी में देखा था, किंतु उसमें ये प्रश्न था कि वर्तमान में पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ, कौन से पूर्व राज्य, तो कल्याण सिंह उत्तर था उसका। तो ये दोस्तों शायद लैब असिस्टेंट का ही पेपर था वो। तो इससे पूर्व कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल रहे और उनका निधन 21 अगस्त 2021 को हुआ।
राज्यपाल दोस्तों भारत के अनुच्छेद 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये दोस्तों संयुक्त कार्य भी कर सकते हैं। और राजस्थान में जो प्रश्न 2 बार पूछा गया एक ही व्यक्ति से, तो वो थे राम नाईक। राम नाईक दोस्तों उस समय यूपी के राज्यपाल थे और उन्हें अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का भी दिया गया। तो ये संयुक्त कार्य भी कर सकते हैं। ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है दोस्तों, ये हम सब जानते हैं। और ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और सरकार का संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। एक केवल और केवल नियुक्ति के लिए एक शर्त है कि राज्य का निवासी नहीं हो। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। राज्य का प्रथम राज्यपाल तो लगभग सबको याद है, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था गुरमुख निहाल सिंह जी को। सबसे छोटा कार्यकाल दरबारा सिंह जी का। राज्य की एकमात्र प्रथम महिला राज्यपाल जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी वह है प्रतिभा पाटिल। प्रथम त्यागपत्र देने वाले जो अपने पद से त्यागपत्र देकर गए वो थे सरदार जोगिंदर सिंह जी। और ये दोस्तों पटवारी में प्रश्न आया था सीधा सीधा, पद पर निम्नलिखित में से किस राज्यपाल की पद पर रहते हुए निधन नहीं हुआ, तो 3 नाम दिए हुए थे। उसमें शैलेंद्र कुमार सिंह का नहीं था। दरबारा सिंह की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। निर्मल चंद जैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। शैलेंद्र कुमार सिंह की और प्रभा राव। तो दोस्तों ये एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ राज्यपाल आपके क्लियर हुआ होगा। ये दोस्तों उषा शर्मा जो राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। प्रथम महिला मुख्य सचिव 2009 में कुशल सिंह को बनाया गया था दोस्तों। उषा शर्मा ने दोस्तों पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य के स्थान पर मुख्य सचिव का पद लिया है और इनका कार्यकाल 30 जून 2023 तक होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों मुख्य सचिव पद की। दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में राजस्थान का राज्य प्रशासन और आई बटन पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिंक दिए हुए हैं, आप ज़रूर देखें। अगर आपके कंप्लीट नहीं है तो 1 या 2 घंटे 3 घंटे में आप पूरी पॉलिटी, पूरा प्रशासन, पूरी राज्य व्यवस्था तैयार कर लेंगे। एक ये वीडियो, एक राज्य व्यवस्था और राज्य प्रशासन। मेरा दावा है एक भी प्रश्न नगरीय निकाय से कहीं से भी आपके पॉलिटी में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हालांकि मैंने इसमें ही कवर करने की कोशिश की है, फिर भी आपको लगे कि अगर डिटेल चाहिए तो उसमें डिटेल मिलेगी आप। तो दोस्तों राज्य का प्रशासन का प्रमुख अधिकारी राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन है दोस्तों। ये 1949 में बने थे दोस्तों, ये याद रखना। अगर भारत में आए तो हिलेरी बार्लो थे प्रथम। राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्य सचिव बने थे ओपी मीणा, ओम प्रकाश मीणा। सबसे कम कार्यकाल था निहाल चंद का। सबसे अधिक कार्यकाल पद्मश्री भगवंत सिंह मेहता को का था और पद्मश्री भगवंत सिंह मेहता को पंचायती राज के कार्यों के लिए मिला था दोस्तों। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ दोस्तों ये सर्वाधिक कार्यकाल नहीं है, किंतु इन्होंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया था। वह थे बिपिन बिहारी लाल माथुर। ये दोस्तों प्रश्न पटवारी में ही आया था। राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो राज्यपाल का अभिभाषण मुख्य सचिव तैयार करता है।
इसके बाद दोस्तों बात करें प्रताप कृष्ण लोहरा जी, जिन्हें राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शपथ दिलाई कि राज्य के 13वें लोकायुक्त बने और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसमें एक प्रश्न और आता है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। लोकायुक्त दोस्तों केंद्र में जिसे लोकपाल कहा जाता है उसे राज्य में लोकायुक्त कहा जाता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता दोस्तों हमारे राज्य में तय नहीं है, कोई विशिष्ट योग्यता नहीं होगी। देश में दोस्तों सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 महाराष्ट्र में हुआ। राजस्थान में लोकायुक्त से पहले दोस्तों जन अभियोग निराकरण विभाग था। ये दोस्तों पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में कौन सा अभियोग या लोकायुक्त से पहले किस प्रकार जनता की शिकायत सरकार के खिलाफ की जाती थी। तो जन अभियोग निराकरण विभाग में सरकार की शिकायत की जा सकती थी। इसके बाद 1973 में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित हुआ। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जबकि 3 फरवरी 1973 को इस कानून को लागू माना जाता है। 21 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जा चुकी है दोस्तों अब तक देश में। लोकायुक्त की जांच में दोस्तों ये लोग नहीं आते, किंतु ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास है दोस्तों। मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल पहले 5 वर्ष का होता था, जो केंद्र सरकार ने संशोधन कर अब 3 वर्ष का कर दिया है। GK व्यास जी को 25 जनवरी 2021 को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। मानवाधिकार आयोग दोस्तों इसका मुख्य कार्य मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि सरल भाषा में अगर और सरल शब्दों में समझाऊं तो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं, जिसमें केवल और केवल अनुच्छेद 21 और 19 की बात करें तो इन 2 मौलिक अधिकारों की रक्षा यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। या ओवरऑल में कहें तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। इसका गठन दोस्तों मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मार्च 2000 में किया गया। इसमें कुल 4 सदस्य होते हैं दोस्तों, 1+3, और राज्य की प्रथम मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष थी कांता भटनागर। इस पद में दोस्तों योग्यता तय है, वह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही नियुक्ति दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की। तो भारत इस बार मेजबानी कर रहा है और इसका प्रथम सत्र जो है, प्रथम सत्र वह उदयपुर में आयोजित होगा। कब होगा दोस्तों? दिसंबर 2022 में। इसके अलावा कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया। इसमें राज्य की टॉप 100 में से 4 संस्थाओं को शामिल किया गया। उसमें बिट्स पिलानी झुंझुनू, एम्स जोधपुर, वनस्थली विद्यापीठ और MNIT। बिट्स पिलानी को 32वां स्थान, एम्स जोधपुर को 86वां स्थान, वनस्थली विद्यापीठ को 87वां और MNIT को 91वां स्थान मिला है दोस्तों। इसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान को 12वां स्थान प्राप्त है।
तो ये दोस्तों सीधे प्रश्न आते हैं, आपको पता ही है। प्रथम स्थान कर्नाटक को, पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान मणिपुर को, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो स्कूली शिक्षा के साक्षरता विभाग के तहत 2018-19 और 19-20 के लिए निकाला। इसमें राजस्थान ने दोस्तों, आप अलग से इस पॉइंट को याद कीजिएगा, इसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान ने लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ओवरऑल में दोस्तों पंजाब ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्वलिटी इंडेक्स, ये ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया, जिसमें राजस्थान को 13वां स्थान प्राप्त हुआ और शीर्ष पर पंजाब है। इसमें दोस्तों हमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है और ये याद रखना है। परिवार नियोजन पुरस्कार राज्य सरकार को मिला है और राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला है। इसका कारण अंतरागर्भ निरोधक इंजेक्शन की सेवाओं के कारण, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतरागर्भ निरोधक इंजेक्शन की सेवाओं के कारण राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की स्थापना दोस्तों, तो तेलंगाना की स्त्री निधि और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद ने मिलकर राज्य में तीसरी महिला निधि, राज्य में प्रथम और देश की तीसरी महिला निधि की स्थापना की है। तेलंगाना राज्य में ये सफलतापूर्वक संचालित है और किसके द्वारा है दोस्तों, स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर। राज्य में फिलहाल इन 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी स्थापना होगी, जिसमें करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर है। इसके बाद ऑल इंडिया लीगल सर्विस सोसाइटी, ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट, इसका आयोजन 16-17 जुलाई 2022 को जयपुर के सीतापुरा में हुआ दोस्तों। अखिल भारतीय विधिक सेवा सम्मेलन का शुभारंभ और किसने किया, तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। वर्तमान में उदय उमेद ललित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और रालसा की ओर से न्याय रोसाती, ई पाठशाला और डिजिटल लोक अदालत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया इसी कार्यक्रम में। इसके बाद बात करें दोस्तों ई कोर्ट की, तो 20 जुलाई 2022 को प्रदेश में पहली ई कोर्ट की स्थापना मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 जयपुर में हुई। इसके अलावा दोस्तों नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, जो लोक अदालतों और फ्री वकील यानी कि कानूनी सलाहकार पिछड़े वर्ग को उपलब्ध करवाता है, यानी कि जो सक्षम नहीं होता उन्हें। इसके बाद है दोस्तों डिजिटल संग्रहालय, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने राजस्थान के विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया 16 जुलाई 2022 को। संग्रहालय में राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति व भूगोल के बारे में जानकारी मिलेगी।
इसी के अलावा सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के यादगार भाषण भी इसमें सहेज कर रखे जाएंगे। इसके बाद है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक दोस्तों 9 जुलाई 2022 को जयपुर में हुई। इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। 8 राज्य, क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय परिषद ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं दोस्तों, उसमें उत्तरी भारत के 8 राज्य जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में है, तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपालों ने भाग लिया। राजस्थान की तरफ से दोस्तों उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर सिंचाई परियोजना मुख्य मुद्दा रहा। यह दोस्तों पॉइंट वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद क्या है, तो दोस्तों ये एक वैधानिक परिषद है, किंतु ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये संसद के एक अधिनियम यानी कि फजल अली आयोग, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके कारण 1956 द्वारा स्थापित किए गए। इस अधिनियम ने देश के 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण में अलग अलग परिषदों की स्थापना की गई है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक परिषद प्रदान की गई। इसका अध्यक्ष दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री होता है और उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री। जैसे राजस्थान उत्तरी परिषद के 8 मुख्यमंत्री है, तो प्रत्येक वर्ष घूमते घूमते एक उपाध्यक्ष रहेगा। इस क्षेत्र के निर्माण करते समय कई कारकों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणाली यानी SYL, सतलज यमुना लिंक जो डिस्प्यूट है, या कावेरी डिस्प्यूट, ये 2 डिस्प्यूट तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यह क्षेत्रीय परिषदों में मुद्दा उठाया जाएगा। सांस्कृतिक व भाषाई संबंध भी इसमें देखे जाते हैं और आर्थिक पक्ष भी देखा जाता है दोस्त। अब राज्य उत्तरी परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो इसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली, गुड़गांव, संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। ये दोस्तों मैप में उत्तरी क्षेत्र में है, तो ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद में है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इसमें दोस्तों केवल और केवल ये 2 प्रश्न बनेंगे। कब लॉन्च किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया और 11 जुलाई 2022 को। और एक और इसको शॉर्ट में दे देंगे, RKSMB, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, हालांकि अभी नहीं पूछा जा रहा है, पहले पूछा जा सकता था। इसके बाद है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला गया है। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी स्कूलों में संसाधन व शैक्षणिक गुणवत्ता के सहित 83 अलग अलग बिंदुओं पर निकाला गया। जो जिलेवार था दोस्तों, तो उसमें राज्य में 33 में से दोस्तों 33 में प्रथम सीकर, दूसरे पर झुंझुनू और तीसरे पर जयपुरा और 32-33 पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का नंबर है। तो ये दोस्तों प्रश्न आ सकता है आपके। ये दोस्तों आपको ये राज्यों का, तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा 10वां स्थान है, किंतु अभी जो भारत की रैंकिंग है वो 107 है 121 देशों में से। नहीं दोस्तों, ये हंगर इंडेक्स जो अभी आया है उसमें भारत की रैंकिंग 107 है, सॉरी। फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 10वां स्थान है।
किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे पर महाराष्ट्र। ये दोस्तों वैसे तो भूगोल का पॉइंट है, किंतु मैंने इसमें नीति आयोग के कारण इसे कवर करने की कोशिश की पॉलिटी में। तो राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में राजस्थान को 17वां स्थान मिला है दोस्त। किसके द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो योजना आयोग के स्थान पर। डिफरेंस दोस्तों क्या है? तो नीति आयोग दोस्तों बॉटम टू टॉप काम करता है, यानी कि जनता समस्या बताती है और सॉल्यूशन ऊपर से आता है, बल्कि योजना आयोग टॉप टू बॉटम काम करता था, यानी कि पंचवर्षीय योजना सरकार ने बनाई और उसे धरातल पर लाना। और 2014 में नीति आयोग की स्थापना की। इसके बाद दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान 9 फरवरी 2022 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और नेता प्रतिपक्ष द्वारा जयपुर में किया गया। ये सीधा प्रश्न आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की स्थापना कहाँ की गई? पीएम वाणी योजना दोस्तों जनवरी से लगातार पूछी जा रही है, हर परीक्षा में पूछी जा रही है, हर एक परीक्षा में पूछी गई है अब तक। इस साल जो भी परीक्षा हुई है, 3-4 जो भी पेपर हुए हैं, और एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो पीएम वाणी योजना का शुभारंभ 28 जनवरी 2022 को प्रतापगढ़ में हुआ। और इसका फुल फॉर्म है दोस्तों प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। इसका उद्देश्य है दुर्गम दूरस्थ गांवों तक निःशुल्क इंटरनेट डेटा सभी तक पहुंचाना। इसके बाद दोस्तों संविधान पार्क की स्थापना 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया। इस संविधान पार्क में दोस्तों महात्मा गांधी की चरखा कातते मूर्ति, बहुत विशालकाय मूर्ति लगी है। महाराणा प्रताप उनकी घोड़े पर चेतक पर सवार मूर्ति लगी हुई है। भारतीय संविधान और उससे जुड़े 45 शिल्प, यानी कि 45 या 50 मूर्तियां संविधान पार्क में प्रदर्शित की गई है दोस्तों। ये दोस्तों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। माडा तो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड, इसका मुख्यालय दोस्तों मारवाड़ है, तो जोधपुर ही होगा, क्योंकि मारवाड़ रियासत का मुख्यालय जोधपुर, मारवाड़ संभाग का मुख्यालय जोधपुर, तो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर। इसकी डिजाइन 1+13 यानी कि 1 अध्यक्ष और 13 सदस्य हैं। इसका दोस्तों प्रशासनिक विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास बोर्ड होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन द्वारा क्षेत्रीय स्वीप सेंटर की स्थापना जयपुर में की गई है, जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में। यहाँ पर दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए, सीईसी के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए दोस्तों एक नया भवन बन रहा है। ये स्वीप दोस्तों क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी लोगों को उनके हकों की जानकारी देना और अत्यधिक मतदान कराने के लिए कानून चुनावी प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखना। ये स्वीप सेंटर दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की स्वीप गतिविधियों का केंद्र होगा। इसके बाद है दोस्तों सीएम क्षेत्र विकास योजना। तो राज्य सरकार ने पुरानी 4 योजनाएं बंद कर सीएम क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। तो दोस्तों श्री योजना जो 2014 में
वसुंधरा सरकार द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी 2014 में, स्मार्ट विलेज भी 2014 में और महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 2019 में अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई। इन सब को मर्ज कर सीएम क्षेत्र विकास योजना में शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए है। इसके बाद है दोस्तों जनजाति भागीदारी योजना। ये दोस्तों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों तारीख 23 जुलाई 2022 को इस योजना को मंजूरी दी गई। शुभारंभ इसका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से 2 प्रश्न भी बनते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और जनजाति भागीदारी योजना किस दिन शुरू की गई? तो 9 अगस्त को दोस्तों। जनजातियों को उनके हकों के लिए संविधान में सरकार को निर्देशित करने के लिए संविधान वेताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 46 में भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया है कि जनजाति समुदाय को के हकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाना सरकार का कर्तव्य है। उसी के अनुसार जनजाति भागीदारी योजना जैसी योजनाएं सरकारें बनाती है। इसमें दोस्तों 30:70 का रेशियो रहने वाला है। 30:70 यानी 30% हिस्सा जनता द्वारा और 70% सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है 25 दिसंबर 2021 को। राजस्थान को दोस्तों इसमें 3 समूह ए, बी और सी है। तो राजस्थान ने बी श्रेणी में न्यायिक एवं सार्वजनिक सूचना प्रणाली में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किंतु समूह बी है दोस्तों, समूह ए में गुजरात प्रथम, समूह बी में मध्य प्रदेश, पहाड़ी राज्यों में आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित में दिल्ली शीर्ष पर हैं। राजस्थान दोस्तों न्यायिक एवं सार्वजनिक सूचना प्रणाली में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद एक और कोर्स, ये भी दोस्तों अनुच्छेद 46 के अनुसार ही जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार ही है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोष की स्थापना की मंजूरी दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को दे दी गई। इस कोष के अंतर्गत छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना मुख्य कार्य होगा। इसके बाद दोस्तों राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भामाशाह योजना और भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना, ये दोनों चालू थी। इन दोनों को मर्ज कर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया। 20 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया। इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा जब राज्य सरकार से विधान परिषद के गठन के बारे में राय मांगी गई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2021 को जो बैठक हुई उसमें मंत्रिमंडल द्वारा और सभी विधायकों द्वारा विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई। इसमें दोस्तों 66 सदस्यों का प्रावधान होगा। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। एक और राज्य में थी पहले तो 7 राज्य थे, किंतु ये अब अलग कर दिया गया है, यूटी बना दिया गया है।
तो अब केवल 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो विधान परिषद के बारे में जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 169 संसद को अधिकार है विधान परिषद के गठन का और विधान परिषद को भंग करने का। दोस्तों ये पूर्णतः खत्म किया जा सकने वाला सदन एकमात्र सदन है, ना लोकसभा, ना राज्यसभा, ना विधानसभा, इवन नगर निकाय भी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किए जा सकते, किंतु विधान परिषद पूर्ण रूप से ख़त्म की जा सकती है। इसकी निर्वाचन प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। 1/3 निर्वाचन स्थायी निकाय द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 राज्य के स्नातकों द्वारा जो 3 वर्ष से रहवासी हो। 1/12 माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा। 1/3 सदस्य विधायकों द्वारा और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किंतु दोस्तों विधान परिषद के पास कोई ताकत नहीं होती, ना ये बिल को रोक सकते हैं ना ख़त्म कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना साधारण को और धन विधेयक को 14 दिन जो रोक सकते हैं, किंतु ये पुनः नहीं लौटा सकते। इसलिए इसे खर्चीला चैम्बर भी कहा जाता है और सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों RT एक्ट, ये भी दोस्तों राइट टू एजुकेशन, बाल शिक्षा का अधिकार। 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो बच्चों को शिक्षा के लिए 1 लाख प्राइवेट स्कूल में जो एडमिशन करवाया जाता है गरीब बच्चों का, वह 1 लाख था, उसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई और सीटें 25% कर दी गई है दोस्तों। RT एक्ट 2009 दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलवाना है। 86वां संविधान संशोधन बाल शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार, यानी कि बच्चों को शिक्षा मिलना उनका मौलिक अधिकार है। बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 51 क जोड़ा गया दोस्तों संविधान में। और सरकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना उसका धर्म है। यह नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया, यानी DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तत्कालीन सरकार कौन थी दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा शिक्षा पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटी का करंट अफेयर्स आपके पूरा होता है। आशा करता हूँ आपके पूरा समझ में आया होगा। आप अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं और इस प्रकार रिवीजन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला बहुत जल्दी लेकर आएंगे जियोग्राफी के करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जियोग्राफी। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है वो दोस्तों। ये अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक से जुड़ें ताकि आपको PDF मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।